हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो हमने रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स में मीन, वेरिएंस और मीन स्क्वायर वैल्यूज ये सभी कैलकुलेशंस देख लिए थे। अब हमें कम्युनिकेशन में जरूरत होगी कि एक रैंडम वेरिएबल को हम डिफरेंट सिस्टम से पास करेंगे जो उन पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो हमें एक रैंडम वेरिएबल कुछ दूसरे ट्रांसफॉर्म फॉर्म में मिलेगा। फिर उस रैंडम वेरिएबल से हमें उसके लिए मीन, वेरिएंस या मीन स्क्वायर वैल्यू या डिफरेंट कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं। तो यहां पर अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल। तो ये फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल मतलब आपके पास मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया गया है और उस एक्सपेरिमेंट में आपको एक रूल डिफाइन कर दिया गया है जिससे कि आप रैंडम वेरिएबल अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास कोई एक एक्सपेरिमेंट हो और उसके लिए आपको रूल बता दिया गया हो कि रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यूज आएंगी, तो उन सभी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करके आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हैं इसका CDF और PDF। अगर आपने इसका CDF और PDF डिफाइन कर लिया तो आप इससे क्या क्या चीजें इवेल्युएट कर सकते हैं। आप इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं, आप मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर, या आप किसी पर्टिकुलर रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू x1 से x2 के बीच हो, ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब अगर हमने एक कोई फंक्शन डिफाइन किया, मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि हमारा कोई फंक्शन है y दैट इज g ऑफ x। अगर इस रैंडम वेरिएबल का हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया एक दूसरे रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में, तो यही चीज हम यहां पर देखने वाले हैं, फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल दैट इज g ऑफ x। तो आपको सिंपली समझना है कि अभी तक जो हम चीजें स्टडी की हमने सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि हमारे पास कोई एक एक्सपेरिमेंट होगा और हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग कुछ रूल होगा, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको कुछ रियल वैल्यूज असाइन कर रहे होंगे। तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं, सपोज रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज x1 x2। मतलब आप अगर कोई, ठीक है हम एक एक्सपेरिमेंट ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर एक एक्सपेरिमेंट लिया समझने के लिए, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, जिसमें क्या क्या आउटपुट्स थे, पॉसिबल आउटकम्स टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल एंड हेड हेड। ये आपके पास आउटकम्स हो सकते थे। मान लीजिए इनको हमने नाम दिया, लेट इट इज zeta1, zeta2, zeta3 एंड zeta4। इनके करस्पॉन्डिंग अगर हमने नंबर ऑफ हेड्स को अगर हमने डिफाइन कर दिया रैंडम वेरिएबल, तो उस केस में 0, 1 और 2 तीन ही पॉसिबल कंडीशंस हैं, तीन ही पॉसिबल आपकी रियल नंबर्स आप असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए वैल्यू को हमने नाम दिया x3, तो zeta1 के करस्पॉन्डिंग 0, zeta2 और zeta3 इन दोनों के करस्पॉन्डिंग 1 और zeta4 के करस्पॉन्डिंग 2, ये वैल्यू हमने रैंडम वेरिएबल को असाइन की। अब अगर हम यहां पर कोई दूसरा एक फंक्शन डिफाइन कर दें दैट इज y इज इक्वल्स टू, अगर हमने डिफाइन किया g ऑफ x के फॉर्म में, ये फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। तो कैसा भी फंक्शन अगर आपने डिफाइन किया y इज इक्वल्स टू gx, तो उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जब ये y की वैल्यू x की वैल्यू x1 होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें y की एक वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर मान लीजिए हम ये शो कर देते हैं कि y के करस्पॉन्डिंग मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू है y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 एंड x3 के करस्पॉन्डिंग y3, ये हमने वैल्यूज ले ली। अगर तो या इसको भी अगर हम एक रूल डिफाइन ही कर देते हैं कि अगर हमने इजी एक इक्वेशन ले ली दैट इज y इक्वल्स टू 2x। अगर आपने y इक्वल्स टू 2x लिया तो इस x1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट सेलेक्ट होगा दैट इज y1, जिसको आपने कहा ये वैल्यू क्या होगी 2x1, इसको हम क्या कहेंगे y1। इस x2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आई 2x2, उसको हमने नाम दे दिया y2, और ये x3 के करस्पॉन्डिंग 2x3, इसको हमने नाम दे दिया y3। तो ये चीज आपको दिख रही है कि ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि x1 को ही हम y1 दे सकते हैं। एक से ज्यादा आउटकम्स को भी हम, इसके एक से ज्यादा वैल्यूज को भी हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है जैसा आपको यहां दिख रहा है। लेकिन फिर से क्या चीज पॉसिबल नहीं है कि इसकी एक वैल्यू को यहां y1 भी असाइन करें और y2 भी असाइन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये आ गया फंक्शन, तो अगर इस y फंक्शन को देखें हम, तो ये भी हमारा एक फंक्शन है g ऑफ x। तो इस g ऑफ x फंक्शन का आप कह सकते हैं कि ये चीज क्या डोमेन है। जिन वैल्यूज में से ये x कोई वैल्यू असाइन कर सकता है वो चीजें डोमेन कहलाती हैं। तो इस g ऑफ x के लिए ये चीज क्या हमारी डोमेन है और ये क्या हमारा रेंज है। तो अब अगर आप देखें कि अगर आपको x का PDF CDF पता हो तो उससे कैसे आप y के लिए CDF और PDF फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर y हमें ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल मिला है तो इसके लिए हमें सभी चीजें डिफाइन करनी हो सकती हैं, जितनी भी चीजें हमने यहां लिखा है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें इसका CDF PDF चाहिए। तो अगर हम CDF देखें पहले, सपोज हम ये ड्रॉ करें, अगर
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम ये CDF देखें एक्स का, रैंडम वेरिएबल एक्स का CDF, तो ये हमने कई बार लिया है ये एक्सपेरिमेंट कि आप अगर देखेंगे fx ऑफ x का मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बीइंग लेस देन और इक्वल्स टू x। तो जब हम x की वैल्यू x1 से छोटी लेंगे, क्योंकि x1 से छोटी कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं की है, हमने क्या रैंडम वैल्यूज को असाइन किए वैल्यूज 0, 1 और 2, तो 0 से छोटी होने की प्रोबेबिलिटी में कोई भी एक्सपेरिमेंट में एक से आउटकम्स नहीं आएंगे, 0 से बड़ी और 1 से छोटी में 2 आउटकम्स आए, मतलब ये आउटकम आएगा हमारा सिर्फ एक। फिर हम कहें कि 1 से बड़ी या 1 के बराबर और 2 से छोटी, मतलब 1 से 2 के बीच में। तो ये सभी चीजें CDF आप प्लॉट करना देख चुके हैं कि अगर हम देखें x1 से छोटी, तो x1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये अगर आपने x1 आपका इस केस में कितना है, x1 0 है, दूसरी वैल्यू आपने असाइन की है x2, उसकी वैल्यू है 1, और तीसरी जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं x को, दैट इज x3, उसकी वैल्यू है 2। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से छोटी हो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। 0 को जैसे ही आपने इंक्लूड किया तो टेल की प्रोबेबिलिटी ऐड हो गई, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी ऐड हो गई, 1/4। अब ये प्रोबेबिलिटी 1/4 ही कब तक रहेगी, जब तक आप x2 को भी इंक्लूड नहीं कर लेते। अगर x2 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो x2 के होने की प्रोबेबिलिटी, x2 कब होगा, जब इन दोनों में से कोई भी एक आउटकम आ जाए। ये सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1 की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1/2 प्लस 1/2, मतलब आप कहें कि 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 ऐड हो गई प्रोबेबिलिटी। तो 2/4 ऐड होने के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3/4, और ये प्रोबेबिलिटी इतनी ही रहेगी। और जब आप x3 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो इसमें 1/4 और ऐड हो जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू आपको टोटल मिलेगी 1। तो फाइनली ये आपको इस टाइप का ये CDF मिला। ठीक है, इसको हमने बहुत बार प्लॉट भी किया। अब अगर आपको यहीं से अगर आपको प्लॉट करना होता विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर हम पहले देखें कि हम y के रिस्पेक्ट में fy ऑफ y प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, fy ऑफ y प्लॉट करना चाहते हैं। fy ऑफ y का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल y इज लेस देन इक्वल्स टू y। अगर हमें ये चीज प्लॉट करनी है तो फिर से y में जो वैल्यूज हैं, अगर आपने y की वैल्यू क्या ली है, y इक्वल्स टू, अगर आपने 2x1 लिया तो y में जो 3 वैल्यूज हैं y1, y2 और y3, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपकी लेगा वो क्या होगी, वैल्यू 2x1। तो 2x1 से छोटी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। या आप कहें y1 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। तो अब उसके बाद प्रोबेबिलिटीज जो बढ़ेंगी, जब आप y1 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक आउटकम आएगा, zeta1, जिसके करस्पॉन्डिंग आपने y1 लिया है। जब आप इस y2 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो एक ये आउटकम और ये दोनों आउटकम्स, मतलब टोटल आपके 3 आउटकम्स आ जाएंगे। और जब आप y3 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो सभी आउटकम्स आ जाएंगे। ये चीज समझ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम y के रिस्पेक्ट में बनाते तो y1, y2 और y3, y1 कितना है 2x1, x1 कितना था 0, मतलब ये y1 की वैल्यू भी कितनी है 0 है। ये y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू 2 × 2 दैट इज 4। तो यहां पर आपके जो पॉइंट्स चेंज होंगे, प्रोबेबिलिटी जो आपको मिलेगी वो y1 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी 0, y1 आपका पॉइंट है दैट इज 0, y1 को जैसे ही आपने इंक्लूड किया प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर ये पॉइंट अगर है आपका y2, तो y2 पर आने के बाद प्रोबेबिलिटी आपने इंक्लूड कर ली, इसमें 2/4 और ऐड किया, मतलब ये वैल्यू हो गई 3/4। और फिर ये y3 के बाद जैसे ही y3 को आपने इंक्लूड किया तो ये वैल्यू हमारी 1/4 और ऐड अप हो गई वैल्यू, और ये वैल्यू हो गई 1। तो अगर आप देखें जैसा CDF आपको x के रिस्पेक्ट में मिला था x का fx ऑफ x, वैसा ही CDF आपको y के रिस्पेक्ट में मिल रहा है y का। पहले वैल्यूज x1, x2, x3 पर चेंज हो रही थी, अब वैल्यूज y1, y2 और y3 पर चेंज हो रही है, लेकिन ये वैल्यूज अलग है। पहले x1, x2, x3 0, 1, 2 थी वैल्यूज, अब ये वैल्यूज कितनी है 0, 2 और 4 है। तो अगर हम इस fx ऑफ x को कंपेयर करना चाहते हैं अपने y वाले CDF से, तो पहले हमें इस y को भी, जो अभी हम y के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, अगर हम इसको भी x के ही रिस्पेक्ट में प्लॉट कर लें तो फिर हम दोनों का रिलेशन देख सकते हैं। अब ये आप अगर देखेंगे तो x और y कोई अलग चीजें नहीं है। ये जो आप एक्सेस शो कर रहे हैं, चाहे आप x से शो करें या y से शो करें, ये दोनों एक्सेस क्या हैं, रियल वैल्यूज को ही डिफाइन कर रही हैं। तो इसलिए अगर आप एक्सेस चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने यहां पर x के रिस्पेक्ट में शो किया fx ऑफ x, fy ऑफ, इट इज कैपिटल F, fy ऑफ x, तो अभी भी fy ऑफ x है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं अगर आप इनकी वैल्यूज किसके टर्म्स में लिख दें, x के टर्म्स में लिख दें, तो ये वैल्यूज अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट हम 0 को क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट क्या हमारा x1 है,
और x1 को आप 2 से भी मल्टीप्लाई किया आपने, मतलब ये 2x1 है, ये पॉइंट 2x2 है, और ये पॉइंट क्या है आपका 2x3 है। ये मैपिंग से देख रहे हैं 2x1 2x2 और 2x3 पॉइंट्स हैं। तो बस जब हम x के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को हमने x के टर्म्स में लिख दिया, ये 2x1, फिर ये प्रोबेबिलिटी जो चेंज हो रही है ये पॉइंट हमारा 2x2, और फिर जो चेंज होगी प्रोबेबिलिटी दैट इज 2x3। ये पॉइंट्स अपने आप में 0, 2 और 4 है। ठीक है, ये वैल्यूज कितनी है हमारी 1/4, 3/4 एंड 1। तो अगर आप देखें ये आपका पीडीएफ है, ये सीडीएफ है आपका fy ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में हमने रैंडम वेरिएबल y का सीडीएफ प्लॉट किया। तो अब क्योंकि ये दोनों x के रिस्पेक्ट में है तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए, ये x के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है 0 से 2 के बीच में ही ये वैल्यू हमारी 0 से इंक्रीज होकर 1 हो रही है। लेकिन अगर आप fy ऑफ x देख रहे हैं तो वो 0 से 4 के बीच में ये वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी विड्थ को हमने एक्सपैंड कर दिया है 2 टाइम्स, तभी ये चीज जो 0 से 2 के बीच में 1 हो रही थी ये चीज हमारी सभी विड्थ इंक्रीज होकर क्या हो गई है। ये जो पॉइंट्स हैं आपको दिख रहे हैं 0, 1 एंड 2, हम अगर कहें कि ये चीज हम अगर ऐसे लिख दें तो क्या ये चीज सेटिस्फाई होगी, दैट इज fx ऑफ x/2। अगर हम fx ऑफ x, ये जो फंक्शन है हमारा fx ऑफ x, अगर हम इसमें 1/2 से स्केलिंग कर दें, मतलब ये fx ऑफ x है और अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं x/2 तो क्या होता है सभी पॉइंट्स को आप स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर दें। स्केलिंग फैक्टर अगर आपने क्या लिया x/2 मतलब आप 1/2 स्केलिंग फैक्टर ले रहे हैं, तो सभी पॉइंट्स अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर ये 0 था तो 0 × 2 0 ही रहेगा, लेकिन ये 1 था तो 1 × 2 2 बन जाएगा, ये 2 × 2 4 बन जाएगा, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ fy ऑफ x में। तो इसलिए आपने कहा कि अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं हम fy ऑफ x इज इक्वल्स टू fx ऑफ x/2। ये समझ रहे हैं। अब अगर यहीं पर हम पीडीएफ ड्रॉ करते, अगर हम देखिए हम इसके लिए रूल्स देखेंगे, अभी कैसे हमें फाइंड करना वो सभी चीजें हम देखेंगे। पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन बस देख लें कि कैसे हम इन चीजों को आगे करने वाले हैं प्रोसीड। तो अगर मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में अगर हम fx ऑफ x ड्रॉ करते पीडीएफ, तो पीडीएफ का तो एक ही रिलेशन है कि सीडीएफ का डिफरेंशिएशन आपको पीडीएफ देगा। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो आपको वैल्यूज कहाँ कहाँ मिलती, एक वैल्यू आपको x1 पर मिलती 1/4, एक वैल्यू आपको x2 पर मिलती, ये वैल्यू होती 2/4 दैट इज 1/2, और फिर एक वैल्यू आपको x3 पर मिलती 1/4। ये हमारा इसका पीडीएफ होता है रैंडम वेरिएबल x का। अगर आप यहां पर देखें, अगर हम यहीं पर प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू y fy ऑफ y, तो भी इसमें पीडीएफ हमेशा क्या होगा सीडीएफ का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन लिया आपने तो आपको ऐसी ही चीज मिल रही है। लेकिन अब वैल्यूज कहां कहां पर मिल रही हैं आपको, y1 y2 और y3 पर ये वैल्यूज मिल रही हैं, y1 y2 एंड y3, जो अपने आप में क्या पॉइंट्स हैं 0, 2 और 4 है। ये वैल्यूज हैं आपकी 1/4, 1/2 एंड 1/4। तो अगर ये हमने अभी y लिखा, अब हम फिर से समझ रहे हैं कि ये y या x ये सभी रियल वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसको हम x के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। इसको हमने x के टर्म्स में लिखा, अब ये fx ऑफ fy ऑफ x, ये हमारा पीडीएफ है y का विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम देख रहे हैं तो ये हम y1 y2 y3 नहीं लिखकर हमने ये पॉइंट्स लिखे, दैट इज 0, 0 को हम क्या लिख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्या है ये पॉइंट x1 हमारा 0 था तो 2x1 भी क्या होगा 0 ही होगा, तो इसलिए हमने 0 को लिखा 2x1। ये सीडीएफ हमारा ऐसा ही है, मतलब सीडीएफ यही, तो उसका डिफरेंशिएशन भी हमारा क्या है, यहां भी आपको इंपल्सेस ही दिख रहे हैं, ये 1/4, 1/2 एंड ये वैल्यू फिर से 1/4। ये पॉइंट्स आपके अब क्या है 2x1, 2x2 एंड 2x3, ये जो भी पॉइंट्स हैं हमारे 2x1, 2x2 एंड 2x3, इन पर आपको इंपल्सेस मिले। तो अभी भी आपको ये दिख रहा है कि ये जो पॉइंट्स थे, जो पहले x1, x2 और x3 पर इंपल्सेस थे, उनका एरिया चेंज नहीं हुआ, एरिया वही है। तो क्या अभी भी अगर ये पॉइंट x1, x2, x3 की जगह 2x1, 2x2 और 2x3 पर आ रहे हैं, तो क्या अभी भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज fx ऑफ x/2, अभी भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो इसको हम चेक करते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो fx ऑफ x है, जो आपने पहले प्लॉट किया है पीडीएफ फॉर रैंडम वेरिएबल x, अगर आप उसकी वैल्यू देखें fx ऑफ x, तो उसमें 3 इंपल्सेस हैं। जो पहला इंपल्स है एरिया की वैल्यू है 1/4 और इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है x1 पर, तो क्या लिख सकते हैं हम 1/4 डेल ऑफ x माइनस x1। x1 की वैल्यू 0 है, इसको सिंपली हम डेल ऑफ x भी लिख सकते थे, लेकिन इन जनरल केस लेने के लिए अगर हमने इसको x माइनस x1 लिखा। नेक्स्ट हमें दिख रहा है इंपल्स का एरिया 1/2 और इंपल्स लोकेटेड है x2 पर। नेक्स्ट 1/4 और इंपल्स लोकेटेड है
x3 पर। ठीक है, तो ये हमारे पास पीडीएफ है किसके लिए, रैंडम वेरिएबल x के लिए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये देखिए जो आपके पास सेकंड पीडीएफ आ रहा है, ये एफ वाई ऑफ एक्स, अगर आप इसको लिखते तो एफ वाई ऑफ एक्स की क्या वैल्यूज हैं, इट इज 1/4, इंपल्स कहां है, x माइनस 2x1 पर। नेक्स्ट 1/2, इंपल्स कहां है, x माइनस 2x2 पर। और 1/4 x माइनस 2x3। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करके हम कोई रिजल्ट नहीं बता सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये x माइनस x1 था, ये x माइनस 2x1 हो गया तो हम इसको x माइनस x1 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जिस वेरिएबल से यहां रिप्लेस करेंगे वो चीज ही हमें दिखनी चाहिए, रिफ्लेक्शन। तो इसको हम इसके फॉर्म में हम इन दोनों में रिलेशन देख पाएं, उसके लिए अगर हम रूल के यूज करें अपने, जैसे इंपल्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, आप जानते हैं अगर इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी देखें हम, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स फंक्शन कि डेल ऑफ अल्फा टी, तो आप ये जानते हैं ये वैल्यू 1/mod ऑफ अल्फा इनटू डेल ऑफ टी। स्केलिंग का इफेक्ट इंपल्स के सिर्फ एरिया पर ही होगा। अगर एरिया पहले 1 था, आपने अल्फा से स्केलिंग कर दी, तो ये अल्फा जो भी स्केलिंग फैक्टर है ये 1/mod के फॉर्म में ये चीज आती है हमेशा, और डेल ऑफ टी, ये हमारे इंपल्स की स्केलिंग प्रॉपर्टी से आप जानते हैं। अगर यहीं पर इंपल्स में कोई शिफ्टिंग भी होती, मतलब अगर आपके पास होता डेल ऑफ अल्फा इंटू टी प्लस और माइनस बीटा, तो इसकी वैल्यू को भी हम जानते हैं, शिफ्टिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कॉमन कर लिया स्केलिंग फैक्टर तो ये वैल्यूज डायरेक्टली आ जाएंगी हमारे डिवीजन में, और ये वैल्यू 1/mod ऑफ अल्फा डेल ऑफ टी, ये जो भी वैल्यू थी एज इट इज रहेगी, प्लस और माइनस बीटा, ये चीज हमें पता है। तो अगर हम थोड़ा यहां पर सिंप्लीफाई करें, अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया, दैट इज 1/4 टाइम्स डेल ऑफ, अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, x/2 माइनस x1। ऐसे ही अगर हमने इसको लिखा प्लस 1/2 टाइम्स डेल ऑफ, यहां भी अगर हमने 2 कॉमन लिया तो x/2 माइनस x2, और यहां अगर आपने 2 कॉमन लिया तो डेल ऑफ x/2 माइनस x3। अब अगर हम ये स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स फंक्शन यूज करें तो इस 2 को हम 1/mod ऑफ 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये चीज हमारे पास कैसी आ जाएगी, 1/mod ऑफ 2। यहां मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। मॉड इसलिए लिख रहे हैं कि आपको पता रहे कि अगर स्केलिंग फैक्टर हमारा नेगेटिव भी होगा, उस केस में भी ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। ये आप ले आए इसका इफेक्ट, एक इसके साथ ये एक और था 1/4 इंटू डेल ऑफ x/2 माइनस x1। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 1/mod 2 इंटू 1/2 इंटू डेल ऑफ x/2 माइनस x2 एंड प्लस 1/mod 2 इंटू 1/4 इंटू डेल ऑफ x/2 माइनस x3, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब अगर आप देखें सभी में से 1/mod ऑफ 2 का टर्म आपको कॉमन दिख रहा है, दैट इज अगर हमने 1/mod ऑफ 2 बाहर कर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 1/4 डेल ऑफ x/2 माइनस x1 प्लस 1/2 डेल ऑफ x/2 माइनस x2 एंड प्लस 1/4 डेल ऑफ x/2 माइनस x3। अब अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करें, ये 1/mod ऑफ 2 इस टर्म को अगर हम हटा दें तो बाकी देखिए ये जो आपका fx ऑफ x है और ये जो ब्रैकेट की चीज है, आपको दिख रहा है जहां भी ये x था, बस ये x किससे चेंज हुआ है, हर जगह x जहां भी था ये x बस ये चेंज हो गया x/2 से, ये x चेंज हो गया x/2 से, और इस इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब ये जो चीज है हमारी, इतनी पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये fx ऑफ x था, यहां x था तो यहां हर जगह x था। अगर यहां पर हर जगह x/2 आ गया, मतलब इस इक्वेशन में हम इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 1/mod ऑफ 2 इंटू fx ऑफ x/2। अगर ये देखें इसे कंपेयर किया हमने तो इस पूरे ब्रैकेट की चीज को हम लिख सकते हैं इट इज fx ऑफ x/2। यहां जहां भी x था वहां पर x/2 आ रहा है, इसलिए हम इतनी चीज को कह सकते हैं कि हमारा fx ऑफ x/2 के बराबर है। तो ये वैल्यू किसकी मिली हमें, fy ऑफ x, इसका हमें पीडीएफ मिला। तो यहां पर हम देखें अगर, तो ये जो हम लिख रहे थे कि क्या हम इसको डायरेक्टली सिर्फ fx ऑफ x/2 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप सिर्फ fx ऑफ x/2 करेंगे तो ये जो वैल्यूज आपको 1/4, 1/2 और 1/4 मिल रही हैं, ये वैल्यूज आपको ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस केस में एरिया पर इफेक्ट होता है इंपल्स का, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए यहां पर और क्या लेना पड़ा आपको, 1/mod ऑफ 2 भी लेना पड़ा। तो इन जनरल आप यहां से रिजल्ट लिख सकते हैं, जिसको आगे हम वेरीफाई भी करेंगे कि अगर हमारा रैंडम वेरिएबल था y इज इक्वल्स टू ax
इस केस में जो एफ वाई ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी इक्वल होगी दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स बाई ए के। एफ एक्स ऑफ एक्स अगर आपके पास है, रैंडम वेरिएबल एक्स का सीडीएफ अगर आपके पास है, तो उसी सीडीएफ में अगर आप स्केलिंग कर दें 1/a से, जहां पर a ये फैक्टर आपको बता रहा है, तो 1/a से अगर स्केलिंग कर दें तो उसी सीडीएफ से आपको रैंडम वेरिएबल y का सीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव a। जब a पॉजिटिव है उसी के केस में आपका ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। सीडीएफ आपका सिर्फ पॉजिटिव के लिए आप ये चीज लिख रहे हैं। पीडीएफ इन जनरल, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि मॉड का साइन आ रहा है, तो पीडीएफ आप इन जनरल लिख सकते हैं कि कभी अगर आपको फाइंड करना है एफ वाई ऑफ एक्स पीडीएफ, देन इट इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए इनटू एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए। इसमें x की वैल्यू, a की वैल्यू इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन सीडीएफ का जो केस हमने लिखा है वो सिर्फ a की ग्रेटर देन 0 वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करेगा। लेस देन 0 वैल्यू के लिए अभी हम देख लेंगे। तो ये चीज आपको समझनी। अब ये जो टर्म आ रहा है हमारा 1/mod ऑफ a, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर एक चीज और आप लिख लीजिए, दैट इज एफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाई, या आप लिखें मल्टीप्लाइड विथ मॉड ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये जो वैल्यू मिली है इसको हम और लिख सकते थे ऐसे, दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर आप देखें कि ये जो टर्म आ रहा है आपका 1/mod a का टर्म, ये क्या टर्म है, तो ये यही टर्म है, डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर आपने ये वैल्यू ली थी y इज इक्वल्स टू, अगर आप लेकर चले थे ax, तो उस केस में जो इस रैंडम वेरिएबल y की जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यू होगी y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स। अगर आप यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स फाइंड करते तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आती, a आती। तो ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं 1/mod ऑफ a, ये यही वैल्यू है 1/mod ऑफ dy अपॉन डी एक्स। तो ये भी एक रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। ये कंडीशन अप्लाई करने का आपके पास कंडीशन ये है इसको अप्लाई करने की कि जो y आपका होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो उस केस में आप इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में अगर देखिए एफ वाई ऑफ एक्स लिखें या एफ वाई ऑफ वाई लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मान लीजिए कि आपके पास एफ वाई ऑफ एक्स की एक्सप्रेशन अगर आपको मिल गई, उस एक्सप्रेशन में जस्ट x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए y के टर्म्स में। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, हम y अपॉन ए लिख सकते थे। तो जो हमें एफ वाई ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई वही वैल्यू से आप एफ वाई ऑफ वाई भी फाइंड कर सकते हैं, बस x की वैल्यू y के टर्म्स में पुट कर दीजिए। तो अगर हमें एफ वाई ऑफ एक्स मिल गया मतलब एफ वाई ऑफ वाई मिल गया, दोनों चीजें हमारी क्या हैं, इक्विवेलेंट है। तो आप ये याद रख सकते हैं एफ वाई ऑफ वाई के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स का मैग्नीट्यूड। तो इतनी चीजें देख ली हमने। अब ये जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था एक डिस्क्रीट का केस लेकर, इसी चीज को हम देखते हैं कंटिन्यूअस के केस में कैसे करेंगे, और अगर यहां पर नेगेटिव साइन आ गया तो फिर उसका हम इफेक्ट देख लेते हैं। तो इजी चीजें हैं, थोड़ा सा आप अभी हमने बस शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया इन चीजों को, आगे हम इसको अलग अलग केसेस में देखेंगे। तो अगर आपके पास सीडीएफ अवेलेबल है रैंडम वेरिएबल एक्स का, तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं सीडीएफ पीडीएफ रैंडम वेरिएबल एक्स का, और सीडीएफ और पीडीएफ अगर रैंडम वेरिएबल एक्स का मिल गया आपको तो वहां से आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं सीडीएफ और पीडीएफ रैंडम वेरिएबल वाई का। वही चीज यहां हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अभी जैसे आपने लिखा कि एफ वाई ऑफ वाई या एफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम सीडीएफ की बात कर रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन अल्फा या एक्स अपॉन ए, लेकिन सिर्फ किसके लिए, फॉर ए ग्रेटर देन 0। तो ए लेस देन 0 पर क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे भी समझें कि जैसे अभी हमने देखा था कि ये जो वैल्यू है एफ वाई ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एक्स होने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, तो आपने देख लिया है कि ये जो y है, ये y आपने क्या लिखा, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू, अगर हम लेकर चले हैं 2x, तो यहां पर अगर आपने y की वैल्यू पुट की तो 2x लेस देन और इक्वल्स टू x, या यहां से आप अगर और देख लें तो उसको और क्या कह सकते थे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल्स टू x बाई 2। तो इसलिए जब आप यहां से, मान लीजिए आपके पास ये सीडीएफ था रैंडम वेरिएबल x का, यहां से अगर आपको ये सीडीएफ प्लॉट करना था तो कैसे प्लॉट करते आप,
x के रिस्पेक्ट में fy ऑफ x। इसी CDF से अगर आप देखें, अगर आपके x की वैल्यू x1 से छोटी है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी? 0 है। तो अगर हम यहां पर x/2 की वैल्यू को x1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी यहां से? अगर हम यहां पर पुट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू, अगर आपने x/2 को अगर आपने x1 पुट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि x1 से छोटी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। तो इसलिए अगर आप यहां इसको x1 पुट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन x1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x1 इट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो हमने माइनस इन्फिनिटी से लेकर, अगर ये पॉइंट है कोई हमारा 2x1 का पॉइंट, तो 2x1 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। ऐसे ही अगर आप बाकी चीजों को फाइंड करते तो यहां से आपके पास यही शेप बन जाता जैसा आपने पहले प्लॉट किया था। ये वैल्यू क्या होती? 2x2 और ये वैल्यू क्या होती? 2x3 होती। ये वैल्यूज 1/4, 3/4 एंड 1। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट से अगर आपको देखना है कि अगर हमारा a नेगेटिव है, मतलब अगर हमने ले लिया दैट इज से y इज इक्वल्स टू -2x, उस कंडीशन में अगर आपको देखना है fy ऑफ x, तो fy ऑफ x अभी भी किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y लेस देन इक्वल्स टू x की ये प्रोबेबिलिटी है। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2x लेस देन इक्वल्स टू x, या हम कहें कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए जब भी हमारे पास, हमने ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी देखा है कि अगर आपके पास लिमिट्स ऐसी हैं, जैसे आपको अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है कि -x+4 मस्ट बी लेस देन 2, अगर इस टाइप की इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशंस हो सकती हैं, या तो हमारे पास हो x-4 लेस देन 2 या फिर -x+4 लेस देन 2। तो हमने ये देखा है कि इनइक्वालिटी का साइन अगर आपको रिवर्स नहीं करना है तो उस केस में अच्छा ये है कि जिसमें भी नेगेटिव, अगर मान लीजिए आपका x नेगेटिव साइन के साथ नहीं है, जैसे इस केस में आपको दिख रहा है, तो x को इधर ही रहने दीजिए, बाकी जो टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती? x, ये साइन एज इट इज रहता, ये -4 दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो +4, मतलब 2 + 4 की वैल्यू क्या आ जाती? x लेस देन 6 आ जाती। जब x में नेगेटिव साइन हो तो उस केस में आप क्या कीजिए, इस x को ही दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज तो नहीं होगा, ये -x इधर आया तो ये क्या वैल्यू होगी? +x होगी। अब उस केस में आप इस 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 - 2, मतलब यहां से क्या कंडीशन आ गई आपकी कि x ग्रेटर देन 2 आ गई। तो जब x में नेगेटिव साइन हो तो x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए, जब नेगेटिव साइन नहीं है तो उसको इसी तरफ रखिए, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे यहां देखें, हम हमारे पास यहां से अगर देखें, इस चीज को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते तो क्या चीज आती है हमारे पास? 2x, और ये x हमारा दूसरी तरफ आता तो ये वैल्यू क्या होती? -x। मतलब अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर 2x ग्रेटर देन -x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x अपॉन -x/2 लिख सकते हैं, या तो -x/2 लिखें या x/-2 लिख लें, वो चीजें सेम है। हमने x/-2 इसलिए लिखा कि आपको समझ में आए देखकर कि ये -2 कहां से आ रहा है, ये जो स्केलिंग है ये नेगेटिव है, इसलिए यहां पर क्या आई वैल्यू? -2 आई है वैल्यू। तो अब अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x/√2, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन x/-2, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। यहां लेस देन का साइन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आप डील करेंगे तो उस केस में फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों जगहों पर क्या ले सकते हैं? नेगेटिव, ये आप इक्वलिटी का भी साइन ले सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट को इंक्लूड करने का आपने देखा है इफेक्ट नहीं होता प्रोबेबिलिटी पर। डिस्क्रीट अगर है तो उस केस में हमारी ये वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो यहाँ पर लेस देन का बस साइन होगा। तो इन जनरल अगर हम यूज कर लें, ये लेस देन का साइन भी हमने यूज कर लिया। तो इस टर्म को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू एनी पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस f(x) ऑफ ये जो भी वैल्यू है x/-2, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई कि अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यू थी तो ये सिंपली आपको f(x) ऑफ x/a से नहीं मिलेगी वैल्यू, आपको क्या लेना पड़ेगा? 1 माइनस f(x) ऑफ x/-2 लेना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यू अगर आप देखें तो ये आपके पास fy ऑफ x की वैल्यू आ गई। तो अगर आपका स्केलिंग फैक्टर नेगेटिव है, मतलब ये जो आप इक्वेशन लिख रहे हैं अगर ये a की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस केस में अब आप लिख सकते हैं फाइनली
कि अगर आप देख रहे हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स की कंडीशन, तो उस केस में अगर आप देखें एफ वाई ऑफ x, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हैं इट इज एफ एक्स ऑफ x अपॉन a फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड इट इज इक्वल्स टू दैट इज 1 माइनस एफ एक्स ऑफ x अपॉन a। ये क्योंकि हमने यहाँ -2 शो कर दिया, एक ही वैल्यू -2, तो इसलिए हम यहाँ पर अलग से -a नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं ये जो a है इट इज लेस देन 0 जब होगा तो हम इस रिजल्ट को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास CDF के लिए एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज एफ वाई ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली एफ एक्स ऑफ एक्स का जो CDF है उसी में स्केलिंग से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे 1 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए, अगर आपको इसको प्लॉट करना होता तो कैसा प्लॉट आता है इसका, अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस केस में जैसे ये y इक्वल्स टू 2x, ये क्या हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस केस में जो CDF और PDF का नेचर है रैंडम वेरिएबल x का, वही नेचर फॉलो होगा जो रैंडम वेरिएबल आपको y मिल रहा है उसके भी CDF और PDF का नेचर वो चेंज नहीं होगा। जैसा आपने अभी देखा CDF आपने ड्रॉ किया तो x के लिए x1 x2 x3 पर वैल्यूज बस चेंज हो रही थी, सेम PDF आपको CDF यहाँ भी मिला, बस ये 2x1 2x2 और 2x3 पर वही चेंजेस आपको मिल रहे थे, तो नेचर वाइज वो चीज हमारी प्रिजर्व्ड है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो इन रिजल्ट्स को आप समराइज कीजिएगा फाइनली, और उसके बाद फिर हम इन सब पर क्वेश्चंस करेंगे। तो बस ये टॉपिक बस हमारा हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर तक शायद ये कंप्लीट अगर हो गया तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स का ही लेक्चर रखेंगे। तो 2-3 लेक्चर्स आपके न्यूमेरिकल पर ही होंगे। तो यहां से अगर हम देखें जैसे हमने लिखा कि फॉर y इज इक्वल्स टू -2x, अगर आपने लिया तो उसके लिए आपने लिखा कि एफ वाई ऑफ x वन माइनस एफ एक्स ऑफ x अपॉन -2। ये एफ एक्स ऑफ x अपॉन -2 कैसा होगा, अगर आपके पास ये एफ एक्स ऑफ x है, ये आपका एफ एक्स ऑफ x है, अगर आप इसमें -2 कर रहे हैं, माइनस इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे -x/2, मतलब आप इसमें रिवर्सल और स्केलिंग दोनों चीजें ले रहे हैं। तो या तो आप डायरेक्टली देख लेते या आप दोनों बारी बारी से अगर प्लॉट करते तो आपको इस टाइप का ये प्लॉट मिल जाता। अगर आप 1/2 से स्केल करेंगे मतलब ये सभी पॉइंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो ये पॉइंट्स हैं आपके x1 x2 x3 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2x1 2x2 और 2x3 होता। फिर उसके बाद जब रिवर्सल लेंगे तो आपको इस टाइप की वैल्यूज आपको दिखेंगी, ये ऐसी वैल्यूज। ये क्या है पॉइंट्स 2x1, ये पॉइंट है आपका 2x2, ये 2x3 विथ नेगेटिव साइन -2x1 -2x2 एंड -2x3 है ये पॉइंट। तो ये आपका क्या फंक्शन ड्रॉ किया आपने इस एफ एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आप प्लॉट कर रहे हैं एफ एक्स ऑफ x अपॉन -2। इसको भी आप प्लॉट कर सकते थे इस रिजल्ट से, जैसे हम ये यूज कर रहे हैं। अगर एफ एक्स ऑफ x अपॉन -2 आपको चाहिए लेस देन, तो जब x अपॉन -2 की वैल्यू x1 होगी उससे पहले की प्रोबेबिलिटी 0 होंगी। इस टाइप से आप अगर प्लॉट करते तो ये चीज आपको मिल जाएगी। अब अगर यहां से आप देखें कि आपको ये जो चीज चाहिए ये कैसी मिलेगी आपको, जब आप 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो वैल्यू है ये आपको वैल्यू कितनी दिख रही है, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 3/4 और ये वैल्यू कितनी है 1/4। अगर हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 का मतलब ये है कांस्टेंट 1 जिसकी वैल्यू हर जगह 1 है, इट इज 1, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये फंक्शन जो आपको इस टाइप की वैल्यूज दिख रही है। ये 1 है, ये 3/4 है, ये वैल्यू 1/4 है विद रिस्पेक्ट टू x। इन पॉइंट्स को नाम दिया आपने 2x1 -2x2 और ये पॉइंट है आपका -2x3। तो अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसी चीज मिलेगी आपको, अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन देखें यहां पर, अगर आप x के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं एफ वाई ऑफ x, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आपका क्या फंक्शन प्लॉट किया आपने एफ एक्स ऑफ x अपॉन -2 प्लॉट किया। इसको 1 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस 2x3 से पहले, ये जो पॉइंट है हमारा 2x3 -2x3, इसके पहले
ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से इसलिए इसके पहले हमने ये वैल्यूज शो की, ये सभी वैल्यूज कितनी हैं, प्रोबेबिलिटी 0 है। जैसे ही आप इस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, मतलब यहाँ पर 1 है ये, और इस पॉइंट पर वैल्यू रिड्यूस होकर कितनी हो गई 3/4, तो 1 माइनस 3/4, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक स्टेप चेंज मिलेगा कितने का, 1/4 का। तो ये आपकी वैल्यू है 1/4। फिर जब आप 2x2 पर आएंगे तो यहाँ पर वैल्यू रिड्यूस होकर कितनी हो गई 1/4, और ये वैल्यू अभी कितनी है 1, तो 1 माइनस 1/4, यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी आपको 3/4 मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिली 3/4। और उसके बाद फिर जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ वैल्यू रिड्यूस होकर हो गई 0, तो 1 माइनस 0, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी 1। तो ये आपके पास CDF आ गया fy ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल y का CDF। तो अभी भी आप देख रहे हैं CDF का नेचर चेंज नहीं हुआ, बस पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। जो भी आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, रेडियल एक्सिस की वैल्यूज, x की वैल्यूज। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये पॉइंट्स क्या हैं, -2x2, और ये पॉइंट क्या है -2x1। ठीक है ये चीज। तो हमने ये देख लिया अभी तक कि ये अगर CDF को देखेंगे तो a ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशंस में ये CDF की वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन PDF अगर आप देखेंगे तो PDF दोनों के लिए आपने सेम लिखा, दैट इज fy ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a fx ऑफ x अपॉन a, जिसको आपने और क्या लिखा, इट इज fx ऑफ x अपॉन a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास ये यहां से रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब अलग अलग वैल्यूज के लिए हम देखेंगे। पहले अगर हम एक इसी चीज को अगर हम कंटिन्यूअस के केस में देखना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, दैट इज हमारे पास एक्सपेरिमेंट, फिर से हम उसी चीज को कंसीडर अगर करें कि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है दैट इज रिसीविंग अ कॉल ड्यूरिंग AB। ये कोई टाइम इंटरवल है A और B जिसके बीच में कॉल का आना 100% श्योर है कि इस A और B के बीच में ही कभी कॉल आएगी, A सेकंड्स और B सेकंड्स के बीच में, लेकिन वो कॉल उस बीच में कब आएगी ये हमारा हमें नहीं पता, और ये चीज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो कॉल कभी भी आ सकता है। तो मतलब यहां पर आपने देखा था कि इस केस में अगर हम सैंपल स्पेस कहें तो यहां पर जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंस्टेंट हम कहें कि जिस इंस्टेंट पर कॉल आ रही है, वो इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट t, ये हमारे सैंपल जो हमारी ये सैंपल स्पेस है उसमें यही चीजें हमारे आउटकम्स के फॉर्म में, कि ये हमारा t क्या हो सकता है, a और b के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम अगर थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे कर लें कि a और b के बीच की वैल्यूज होंगी, मतलब क्या वैल्यूज होंगी इसमें, ये वैल्यू a से जस्ट ज्यादा, a से थोड़ा और ज्यादा, ये इस तरह से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इस फॉर्म में ये शो कर देते हैं कि इससे ये a से वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है वैल्यू, फाइनली यहाँ पर b से कुछ कम वैल्यूज हैं, उस b से थोड़ा और पास में वैल्यूज हैं, ये b के एकदम पास में वैल्यूज हैं। तो ये हमारा वेरिएशन हो रहा है टाइम का, और इसमें से किसी भी एक इंस्टेंट पर कॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, सेम है। मतलब आप कहते हैं कि ये हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। तो इसलिए आपने यहाँ पर जब इसकी मैपिंग की तो रैंडम वेरिएबल x आपने क्या माना, इट इज इक्वल्स टू टाइम t, जिस इंस्टेंट पर कॉल आ रहा है उतने ही इंस्टेंट को रियल नंबर, हमने उसी सेकंड को रियल नंबर मान लिया, वही चीज हमारे रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में मिल गई। तो यहाँ x में क्या वैल्यूज होंगी, a के करस्पॉन्डिंग यही वैल्यू होगी a प्लस प्लस के करस्पॉन्डिंग a प्लस प्लस, ये सभी वैल्यूज जो ये वैल्यूज आई हैं उन्हीं को हमने वही रियल नंबर असाइन कर दिया, और हमारे लिए ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फाइनली ये b माइनस 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 b माइनस माइनस, फिर ये हमारे पास फाइनली b के पास की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये चीज हमारी मैप हो गई। तो ये हमारी मैपिंग थी पहले। अब अगर हमने इस रैंडम वेरिएबल का एक फंक्शन डिफाइन किया, जो फंक्शन आपने किस नाम से डिफाइन किया, अभी जैसे अभी आपने अगर ये डिफाइन किया फंक्शन y इज इक्वल्स टू 2x के फॉर्म में, तो अब इस y में हमारी जो वैल्यूज होंगी वो क्या वैल्यूज होंगी, इस a प्लस के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या वैल्यू होगी 2 टाइम्स a प्लस, इस a प्लस प्लस के करस्पॉन्डिंग 2 टाइम्स a प्लस प्लस। तो मतलब ये जो भी वैल्यूज थी ये 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आपको मिलेंगी 2a प्लस 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 अप टू ये वैल्यू 2b माइनस, ये सभी वैल्यूज है हमारी इस बीच में। तो ये आपने एक दूसरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया y, जो y कैसा है 2 इंटू एक्स, तो इसके सभी आउटकम्स 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आपको मिल रहे। अब अगर इस रैंडम वेरिएबल के लिए हमने देखा था कि अगर आप x का CDF प्लॉट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम ये fx ऑफ x देखते
तो अगर ये कोई टाइम इंस्टेंट है a और ये टाइम इंस्टेंट है b, तो CDF कैसा है हमारा, इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर इस बीच में, तो प्रोबेबिलिटी a से पहले कॉल आने की 0 है, b के बाद तक तो डेफिनेटली कॉल आ चुका होगा, मतलब यहां तक पहुंचते पहुंचते प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो इसलिए आपने इसका CDF ऐसे लीनियरली इंक्रीजिंग CDF ड्रॉ किया जिसकी a से b के बीच में वैल्यू इंक्रीज होकर कहां तक पहुंच रही है, 0 से 1 तक पहुंच रही है। उसके बाद ये वैल्यू 1 पर कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है fx ऑफ x। अब देखिए जब ये रैंडम वेरिएबल a की वैल्यू a थी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है रैंडम वेरिएबल y में वो कितनी है, 2a प्लस है। जैसे आपने x के CDF को जब प्लॉट किया तो आपने देखा कि इस a से पहले इसमें कोई वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए a से पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज आपने क्या शो की, 0 शो की, और b से पहले कॉल आ चुका होगा, इसलिए b तक आने आते आते आपने प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करके कहां तक कर दिया, 1 तक कर लिया। अब अगर हम कह रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल y है उस y में जो वैल्यूज हैं वो 2a प्लस से कम नहीं हो सकती, और फाइनली कहां तक हो सकती है, 2b से पहले कॉल आ चुका होगा। तो इसलिए अगर आप इसका रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आप देखते हैं यहीं पर डायरेक्टली हम x के ही रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, हम ये y भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता, ये y या x दोनों क्या हमें बता रहे हैं, ये रैंडम वेरिएबल क्या रियल एक्सिस की वैल्यूज बता रहे हैं। तो अगर आप यहां देखें, अगर हम ये लिख रहे हैं कि हम ये क्या प्लॉट कर रहे हैं, fy ऑफ x, तो x के लिए अगर हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया सारी वैल्यूज को, तो ये जो कॉल आ रहा था पहले a से b के ड्यूरेशन में, अब ये कॉल डेफिनेटली किस ड्यूरेशन में आ रहा होगा, 2a से 2b के ड्यूरेशन में ये कॉल आ रहा होगा। तो मान लिया हमने यहां पर हमारे पास पॉइंट है 2a और यहां हमारे पास पॉइंट है 2b, तो इसके बीच में अभी भी कॉल आने की प्रोबेबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं हुआ, उसी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस बीच में हमने इसके CDF को फिर से एक लीनियरली इंक्रीजिंग शो किया जिसकी वैल्यू 0 से चेंज होकर कहां तक आ रही है, ये 1 तक पहुंच रही है, और आपने इसको कांस्टेंट बना दिया 1 पर आफ्टर b 2b। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर फिर से अगर हमें रिलेशन देखना होता तो क्या लिखते हैं हम, अगर इस CDF से हमने देखा तो यहां पर हम लिख सकते थे कि fx ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू 0 है किसके लिए, अगर x की वैल्यू क्या हो, लेस देन a हो। ठीक है, ये अगर हमने लिया a से b के बीच में, तो हमें ये दिख रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, अगर ये ड्यूरेशन अगर हम देखें तो ये ड्यूरेशन कितना है, b माइनस ए, b माइनस ए टाइम में वैल्यू 1 इंक्रीज हो रही है, इसलिए आपने इसका स्लोप लिखा था 1 अपॉन b माइनस ए। ऐसे ही अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखें तो इसका स्लोप कितना होगा, आप 2a माइनस 2 मतलब 2b माइनस 2a, इतने ड्यूरेशन में आप वैल्यू गेन कर रहे हैं 1, तो इसका स्लोप कितना होगा 1 अपॉन 2b माइनस 2a, 2 कॉमन करके क्या लिख सकते हैं आप, b माइनस ए लिख सकते हैं, मतलब इसका स्लोप कितना है 1/2 b माइनस ए, इसका स्लोप कितना था 1 अपॉन b माइनस ए। तो अब अगर आप देखें कि जैसे आपने इस स्ट्रेट लाइन के लिए देखा था कि अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो हम इस स्ट्रेट लाइन को अगर आगे यहाँ पर एक्सटेंड कर दें तो y इज इक्वल्स टू आप इक्वेशन लिखते हैं m इंटू एक्स, m की वैल्यू ये, x एक्सिस आपकी ये x ही है, तो m इंटू एक्स मतलब क्या हो गई वैल्यू 1 इंटू एक्स अपॉन बी माइनस ए, मतलब ये x अपॉन बी माइनस ए, ये तो क्या हो गया mx की वैल्यू हो गई, और प्लस c, तो इंटरसेक्शन c आपको दिखा था कि ये इंटरसेक्ट कहां पर करेगी ये वैल्यू, अगर इस लाइन का स्लोप है 1 अपॉन बी माइनस ए और आप यहाँ a पर वैल्यू 0 है तो a से 0 तक आएंगे, मतलब अगर आप a यूनिट पीछे जा रहे हैं तो वैल्यू a इंटू 1 अपॉन बी माइनस ए रिड्यूस होगी, मतलब ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी माइनस ऑफ a अपॉन बी माइनस ए। तो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, तो m इंटू एक्स ये लिख लिया आपने, और प्लस c जब लिखेंगे तो c की वैल्यू भी कितनी है माइनस बी ए अपॉन बी माइनस ए, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, इसलिए आपने इसको ऐसा लिख लिया था x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ये किस ड्यूरेशन में, जब तक x की वैल्यू a से बड़ी या इक्वल है और b से छोटी है, और आपने लिखा था कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हम x की वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या ले लें, b ले लें। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। अब अगर यही चीज हम यही एक्सप्रेशन इसके लिए लिखना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहां से, अगर आप यहां से लिखते दैट इज fy ऑफ x, हम फिर से लिख सकते हैं वैल्यू 0 होगी अगर x की वैल्यू क्या हो लेस देन, और लेस देन क्या हो 2a, ये आपको दिख रहा है 2a से 2b के बीच में ही ये लाइन हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो 2a से कम हो वैल्यू अगर तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन 2a, या फिर इसी चीज को हम और क्या कह सकते थे, इट इज x/2 लेस देन a, ऐसा लिख सकते थे इसको हम x/2 लेस देन a। ऐसे ही जब आप इस
रीजन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे तो देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है हमारी। m की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बी माइनस ए, ये तो वैल्यू किसकी हो गई m की वैल्यू हो गई। x एक्सिस को हमने x से ही रिप्रेजेंट किया तो इंटू एक्स और प्लस सी। अब हम इस c की वैल्यू देख लेते हैं, इंटरसेक्शन कहां पर होगा। अगर आप इस लाइन को आप एक्सटेंड करते पीछे की तरफ और आप देखते कि ये ओरिजिन पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो अभी आप 2a पर हैं, ओरिजिन तक आने के लिए आपको 2a डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा बैकवर्ड। टाइम में मूव करेंगे बैकवर्ड मतलब वैल्यू रिड्यूस होगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो कितने से रिड्यूस होगी। स्लोप का यही मतलब होता है कि एक यूनिट टाइम में चलेंगे तो कितना वैल्यू गेन करेंगे। तो यहां पर आप 2a ड्यूरेशन चलने वाले हैं टाइम में, तो 2a इंटू दिस वैल्यू, मतलब ये जो इंटरसेक्शन मिलेगा ये कहां पर मिलेगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि वैल्यू रिड्यूस हो गई, जीरो के नीचे आपको मिल रही है। और 2a दैट इज 2a इंटू ये वैल्यू 1/, ये वैल्यू मिल गई आपको 2 इंटू बी माइनस ए। मतलब अगर आपने देखा तो ये जो इंटरसेक्शन आएगा ये कहां पर आएगा, -2a अपॉन बी माइनस 2 टाइम्स बी माइनस ए पर। तो इस c की जगह हम लिख लेते हैं -2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, जिसको आप अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते थे, इट इज x माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ऐसा लिख सकते थे आप, x माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। इस चीज को अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज व्हाट, अगर आपने इसमें 2 कॉमन कर लिया, अगर आप 2 कॉमन कर लें, आप इसको ऐसे अगर लिख लें 2 इंटू एक्स बाई 2 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गई वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, इट इज एक्स बाई 2 माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किस रीजन में है, ये हम किस रीजन में डिफाइन कर रहे हैं, जब तक x की वैल्यू किसके बीच में हो, 2a से लेकर 2b के बीच में हो, तब तक आपको ये रिजल्ट देखना है। तो ये आपने लिखा किसके लिए है, ये वैल्यू फॉर x की वैल्यू जब 2a से लेकर हमारी किसके बीच में हो, x की वैल्यू 2a से 2b के बीच में हो। तो अगर आप यहां से देखें कि अगर 2a से 2b के बीच में है x की वैल्यू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x बाई 2 की वैल्यू हमारी किसके बीच में हो, a से लेकर b के बीच में। ऐसा लिख सकते हैं आप कि ये जो वैल्यू मिली है ये किसके लिए है, जब a से लेकर b के बीच में हो, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x बाई 2 की वैल्यू a से लेकर बीच में हो, किसके, b के। तो ये पहली चीज आ गई कि एफ वाई ऑफ एक्स इज 0 फॉर x बाई 2 लेस देन a। दूसरी चीज आ गई कि एफ वाई ऑफ एक्स की वैल्यू x बाई 2 माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, जब x बाई 2 की वैल्यू a से b के बीच है, और अगर हमारे x की वैल्यू 2b से बड़ी हो गई तो टोटल प्रोबेबिलिटी इंक्लूड हो गई, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। मतलब आपने यहीं पर थर्ड केस लिखा कि इट इज इक्वल्स टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 2b, या फिर हम इसको ऐसे कहें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2b, या फिर हम इसी को ऐसे कह सकते हैं कि x बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। तो ये हमारे पास एफ वाई ऑफ एक्स आ गया। अब देखिए अभी जो हमने रिलेशन लिखा था एफ वाई ऑफ एक्स और एफ एक्स ऑफ एक्स के बीच में, अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें तो देखिए फर्स्ट रिलेशन में ये एफ वाई ऑफ एक्स है, यहां 0 है, ये एफ वाई ऑफ वाई में भी 0 है। जहां ये x था उस x की जगह पर क्या रिप्लेस हो गया, x बाई 2 आ गया, बाकी कोई चेंजेस हैं नहीं है। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखा आपने, ये जहां x था ये क्या चीज हो गई, x चेंज होकर x बाई 2 हो गई, ये a ही है, ये b माइनस a ही है, चेंज नहीं हुआ और कुछ भी। यहां जहां x था ये x की जगह पर क्या आ गया, x बाई 2 आ गया। थर्ड में भी आप देख रहे हैं ये 1 था तो कांस्टेंट 1 ही है, यहां जो लिमिट में x लिखा हुआ था वो लिमिट चेंज होकर क्या हो गई, x बाई 2 हो गई। तो मतलब इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहां से फिर से आपके पास वही रिजल्ट आ रहा है, दैट इज इसको कंपेयर करके आप कह सकते हैं इन दोनों को कि एफ एक्स ऑफ, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है एफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन 2। इन दोनों को अगर आपने कंपेयर किया तो इसको आप दो अलग अलग स्टेप्स में लिख लेना, फाइनल में ये वैल्यूज लिखना 0 x माइनस 2 अपॉन ए अपॉन बी माइनस ए एंड 1। तो ये आपको जब आपने इसको इन दोनों को कंपेयर किया तो दोनों एक्सप्रेशंस में आपको सिर्फ कहां पर चेंज दिख रहा है, यहां जहां भी x था वो चीज रिप्लेस किससे हो रही है, अब x बाई 2 से रिप्लेस हो जा रही। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स बाई 2 हो रही है वैल्यू। अब यहां पर अगर हम पीडीएफ देखें इसका, तो इसके लिए अब आप देख सकते हैं पीडीएफ, दैट इज फिर से पीडीएफ में भी हमने ये जो रिलेशन देखा है ये रिलेशन सेटिस्फाई होता हुआ हमें मिलेगा। तो अब यहां से अभी हम बेसिक समझ रहे थे कि
हम जो रिलेशन लिख रहे हैं ऐसा ये क्यों फॉलो होगा, अब इसके बाद हम इनको यूज करेंगे और डिफरेंट अलग अलग जो रिलेशंस हम लेंगे, चाहे नॉन लीनियर रिलेशन लें, उसके लिए हम यही सभी चीजें वेरीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें पीडीएफ इसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के लिए, तो देखिए ये हमारे पास fx ऑफ x का CDF था, a से b के बीच में वैल्यू 0 से चेंज होकर 1 हो रही थी। तो ये हमारी वैल्यू है fx ऑफ x। आपने अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल जाएगा आपको, PDF मिल जाएगा x का, मतलब fx ऑफ x आपको वैल्यू मिल जाएगी। हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे जितना इसका स्लोप है उतनी ही हमें मैग्नीट्यूड का हमें स्टेप मिलेगा। तो मतलब ये a से b के बीच में ये वैल्यू हमारी, स्लोप इसका कितना था हमने देख लिया था, स्लोप की वैल्यू 1/b माइनस a। वैसे भी आपको पता है PDF है तो एरिया 1 होना चाहिए, तो ये वैल्यू 1/b माइनस a। नेक्स्ट अगर आपने प्लॉट किया था रैंडम वेरिएबल y के लिए CDF, तो आपने ये CDF ऐसे प्लॉट किया x के रिस्पेक्ट में fy ऑफ x। ये हमारा इस फॉर्म की ये हमारी चीज मिली थी, दैट इज 2a से लेकर 2b तक, और ये वैल्यूज कितनी हैं, ये वैल्यू फाइनली इंक्रीज होकर हो रही है 1। तो अभी भी PDF तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन सही मिलना है हमें। तो ये x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया इसको और फाइंड किया fy ऑफ x। तो ये वैल्यू फिर से हमें ये चीज एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, कहां से कहां के बीच में, 2a से 2b के बीच में। और अब अगर हम देखें या तो इसका नेचर देख लें कि अगर एरिया 1 होना चाहिए तो विड्थ है 1 मतलब विड्थ है हमारी 2 टाइम्स b माइनस a, इसलिए एरिया की वैल्यू 1 रखने के लिए क्या होगी वैल्यू 1/2 इंटू b माइनस a। आप यहां से भी देखते तो इसका स्लोप भी आपने यही डिफाइन किया था, दैट इज 1/2 टाइम्स b माइनस a। तो इसलिए वैल्यू आ गई हमारे पास ऐसी वैल्यू। तो अब अगर यहां से हम देखें तो क्या हम डायरेक्टली इस PDF से इस PDF के लिए अगर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखें पहले, तो हमें दिख रहा है कि पहली चीज जो विड्थ थी हमारी a से b के बीच में, अब ये जो पॉइंट्स है हमारे, a का पॉइंट 2a बन गया है, b का पॉइंट 2b बन गया है। मतलब ये चीज तो हमें दिख ही रही है कि हम इसको fx ऑफ x/2 कह सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम fx ऑफ x/2 कहते तो जो ये वैल्यू एम्पलीट्यूड इसका था वही एम्पलीट्यूड इसका भी होना चाहिए। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है आपको, यहां पर एम्पलीट्यूड में भी 2 से डिवीजन हुआ है, तो इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, इट इज 1/2 टाइम्स fx ऑफ x/2, जो आपके प्रीवियस रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा है। ये 1/2 का फैक्टर अगर आप देखें तो क्या है, ये डिवाइडेड बाय जो आप लेते थे मैग्नीट्यूड ऑफ dy/dx, क्योंकि आप y = 2x के लिए देख रहे हैं तो dy/dx की वैल्यू 2 है, इसलिए वैल्यू 1/2 टाइम्स fx ऑफ x/2 आ गई। तो अब अगर इसी में एक चीज हम और ऐड कर लें, दैट इज अभी हमने क्या देखा है, ये इसमें हमने सिर्फ y = ax का टर्म देखा। अगर इसी कंटिन्यूअस CDF में हम ax प्लस b के फॉर्म का अगर हम रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि अगर हमारा रैंडम वेरिएबल x है तो उसका जो फंक्शन हम लिख रहे हैं gx, अगर उस gx की वैल्यू a इंटू रैंडम वेरिएबल x एंड प्लस अनदर कांस्टेंट b हो, तो उसके केस में हमें कैसी वैल्यूज मिलेंगी उसको बस हम देख लेते हैं यहां पर। तो सारे कॉन्सेप्ट्स यही रिपीट करने हैं आपको, इसी से सभी चीजें सिंप्लीफाई होती जाएंगी। तो ये जो अभी हम रब कर रहे हैं यही चीज हम फिर से बनाएंगे अभी, और इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि हमारा CDF और PDF हमें कैसे मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट अगर हमने डिफाइन किया, अगर हम इस फॉर्म में ले रहे हैं px प्लस क्यू, क्योंकि a और b से हम यूज कर ही रहे नाम को, तो हमने px प्लस क्यू कर लिया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें CDF x का, ये x का CDF कैसा था, a से b के बीच में x के रिस्पेक्ट में ये वैल्यूज है हमारी fx ऑफ x, ये वैल्यू 1, ये था हमारा CDF। अब अगर हम कह रहे हैं कि y = px प्लस क्यू, मतलब इस रैंडम वेरिएबल y में जो वैल्यूज आएंगी उस y को भी क्या लिख सकते हैं आप, स्मॉल y p इंटू स्मॉल x प्लस क्यू।
मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू होगी उसको p से मल्टीप्लाई कीजिए और q ऐड कर दीजिए। तो अगर आपका ये f(x) ऑफ x है, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें x के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं दैट इज fy ऑफ x। तो fy ऑफ x का मतलब, अब अगर जैसे जो वैल्यूज थी अभी हमने ये इस टाइप से शो किया था कि अगर हमारे पास ये कॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटीज थी, मतलब a प्लस a प्लस प्लस a प्लस 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 अप टू b माइनस माइनस एंड b माइनस, इसको हमने पहले इसी के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ये हमारा x इक्वल्स टू t हमने लिया और ये रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज हम लिख रहे हैं। फिर हमने ये हमारे पास यही वैल्यूज हमने असाइन कर दी थी। इसके बाद फिर आपने y डिफाइन जो किया है, ये अब आप यहाँ पर y किससे डिफाइन कर रहे हैं, आप px प्लस q से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, p इंटू ए प्लस 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 क्यू। ऐसे ही ये दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, p इंटू ए प्लस 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 क्यू। ये तीसरा पॉइंट इसी तरह p इंटू ए प्लस 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 एंड प्लस क्यू। इस फॉर्म में ये वैल्यूज मिलेंगी और फाइनली ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये p इंटू बी माइनस एंड प्लस क्यू। तो सभी जो पॉइंट्स हो रहे हैं हमारे, वो ये जो टाइम इंस्टेंट्स थे a और b में, एक के बीच के टाइम इंस्टेंट्स जिसके बीच में कभी भी कॉल आ सकती थी, उनको उसी टाइम की वैल्यूज के साथ आपने रियल नंबर असाइन कर दिया। तो ये आपके पास रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज आ गई। इस पर आपने ये परफॉर्म किया ऑपरेशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो अगर पहले कॉल आप जब x के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो a से b के बीच में हमेशा कॉल हमारी a से b के बीच में ही आनी थी, कभी भी है उस बीच में सर्टेन नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन सर्टेन है, a से b के बीच में ही कॉल आएगी। तो अब अगर हम y की वैल्यूज के लिए देख रहे हैं, तो y के लिए अगर हम देखें तो ये वैल्यूज क्या हो गई हमारी, px प्लस q के फॉर्म में अगर आपने लिखा, मतलब अगर पहले कॉल a से b के बीच में आ रही थी, तो अब कॉल कहाँ के बीच में आएगी। अगर आप x की वैल्यू को a पुट करें यहाँ पर, तो pa प्लस q से लेकर b पुट करेंगे तो pb प्लस q के बीच में कॉल आएगी। मतलब अगर हमारे पास ये कोई पॉइंट है, इट इज pa प्लस b, और यहाँ कोई पॉइंट है दैट इज pb प्लस इट इज pa प्लस q एंड pb प्लस q। तो इसके बीच में अभी भी हमारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमारी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली। तो ये हम वैल्यूज देखें अगर, तो इस ड्यूरेशन में फाइनली ये प्रोबेबिलिटी कहाँ तक पहुँचेगी, 1 तक पहुँचेगी। तो ये हमारे लिए ये CDF आ गया fy ऑफ x का, कि हमारे अभी भी कॉल्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो रैंडमली हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन अब वो इंटरवल क्या है, pa प्लस q से pb प्लस q का इंटरवल है। ये चीज़ समझ रहे हैं हम। तो अब अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखें, तो फिर से हम देखते हैं कि अब इस केस में अगर शिफ्टिंग भी आ गई स्केलिंग के साथ साथ, तो हम कैसे इसके केस में हमें वैल्यूज मिलेंगी। तो बस दोनों के लिए हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे और दोनों के एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हमने पहले इस fx ऑफ x के लिए, तो हमें एक्सप्रेशन पता है, यहाँ से देखिए fx ऑफ x इज 0 फॉर x लेस देन a इज x माइनस a अपॉन b माइनस a फॉर a से बड़ी हो या इक्वल हो x की वैल्यू और छोटी हो b से, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। ये आपने लिख रखा है। तो अगर यहीं से अब हम इस एक्सप्रेशन को देखकर अगर बताना चाहते हैं, तो देखिए अब अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखना है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये pa प्लस q से पहले प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर x की वैल्यू को हम कंपेयर करें तो इसके लिए हम एक चीज तो क्या लिख सकते थे, fy ऑफ x प्रोबेबिलिटी 0 है कब तक, जब x की वैल्यू छोटी हो किससे, pa प्लस q से। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी बाद में। अब ऐसे ही अगर हम देखें इस बीच में होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, अगर आप स्लोप देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है, अगर आप ये डिस्टेंस देखें और कितना आपने कवर किया उस टाइम में, वैल्यू कितनी गेन की है आपने, तो ये स्लोप आ जाएगी वैल्यू, टोटल आपने वैल्यू में गेन किया है 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है दैट इज pb प्लस q माइनस pa प्लस q। और ये माइनस साइन क्योंकि आप ले रहे हैं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये q और q कैंसल्ड, मतलब ये स्लोप कितना है इस स्ट्रेट लाइन का, इसका स्लोप है 1 अपॉन, आप चाहें तो p कॉमन कर सकते हैं और ये स्लोप की वैल्यू आपको दिख रही है दैट इज 1 अपॉन p, अगर आपने कॉमन कर लिया b माइनस a।
देखिए ऐसा ही है ये, जैसे अगर पहले आपने y इक्वल्स टू 2x लिया था तो उस केस में ये जो स्लोप आ रहा था ये 1/2 इंटू बी माइनस ए आ रहा था। अगर आपने y इक्वल्स टू px लिया है तो अब इसका स्लोप कितना आ रहा है, 1/p इंटू बी माइनस ए आ रहा है। ठीक है ये चीज। अब अगर इस लाइन का भी आप इंटरसेक्शन देखते, अगर आपने इसको भी प्रोजेक्ट किया पीछे और आपने ये इंटरसेक्शन पॉइंट देखा, तो आप स्लोप आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है कितना चलना है, कितना डिस्टेंस चलना है आपको, पी ए प्लस क्यू से आप 0 पहुंच जाए, मतलब माइनस पी ए माइनस क्यू आपको चलना है। तो ये डिस्टेंस इनटू स्लोप, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू माइनस साइन के साथ ये पी ए प्लस क्यू मल्टीप्लाइड विथ स्लोप, और स्लोप की वैल्यू है p टाइम्स 1/p टाइम्स b माइनस ए। तो ये हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, पी ए प्लस क्यू अपॉन पी टाइम्स बी माइनस ए। हम ये सिंपल स्ट्रेट लाइन की बस इक्वेशन लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं किया हमने। तो अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपको पता चल गई, तो मतलब स्लोप पता चल गया और इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया, तो y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, m इंटू एक्स। तो m की वैल्यू लिखी हमने 1/p टाइम्स b माइनस ए, ये वैल्यू हो गई m इंटू एक्स लिखना हमने, तो यहां पर हमने x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या वैल्यू है, m इंटू एक्स है। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, c ऐड करना है, जो आपका कांस्टेंट जो ऐड इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो c की वैल्यू है माइनस पी ए प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p इंटू बी माइनस ए। ठीक है ये चीज। आप अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, किस रीजन के लिए है ये, फॉर जब तक x की वैल्यू आपको दिख रहा है कि जब पी ए प्लस क्यू से लेकर अगर ये वैल्यू हमारी पी बी प्लस क्यू के बीच में जब तक होगी x की वैल्यू, तब तक हमारे पास ये हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब अगर हम देखें इसको, अगर आप सिंप्लीफाई करते, दोनों का एलसीएम आपको सेम दिख रहा है, मतलब इस चीज को हम और क्या लिख सकते थे, दैट इज, ठीक है, इसको हम पहले इतना ही लिखते, इसको हम सिंप्लीफाई अभी कर लेंगे, और लास्ट आप टर्म क्या लिख सकते थे कि ये प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, ग्रेटर देन क्या ले लें, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी बी प्लस क्यू। अगर हम इस पॉइंट के बाद प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वैल्यू कितनी हमारी 1 है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में ये वैल्यूज आ गई। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते, तो ये अगर देखें हम इसको सिंप्लीफाई करके एफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए अगर हम ये वैल्यू देखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ये x लेस देन a था, तो हम ये देखना चाहते हैं कि x में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो अगर आपको ये देखना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम ये वैल्यू लिख सकते हैं इट इज 0 फॉर, अगर आप यहां से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस क्यू, इस q को अगर आप इस तरफ लेकर आए तो x माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई ये p। अगर डिवाइडेड बाई हमने p कर लिया तो ये वैल्यू लेस देन a, ये वैल्यू क्या हमारी क्या होनी चाहिए, लेस देन a होनी चाहिए। बस हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, न्यूमरेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर है p इंटू बी माइनस ए। न्यूमरेटर में क्या चीज है यहाँ x, और माइनस यहाँ वैल्यू हमारे पास पी ए माइनस क्यू, ऐसी वैल्यू हमारे पास। तो अगर हम इस पूरे में से अगर हम देखें कि ये जो वैल्यू हमारे पास, अगर हम x माइनस क्यू इसको हम अगर ऐसे लिख लें, दैट इज, अगर हम इस पूरे में से p कॉमन कर रहे हैं, अगर हमने पूरे में से p कॉमन कर लिया तो क्या लिख सकते थे हम इसको, अगर हम पूरे में से p कॉमन करते तो इसको हम लिख लेते x अपॉन p माइनस a, इसको हम बाद में लिखेंगे, ये जो माइनस q है इसको हम लिख लेते हैं माइनस q अपॉन p, और माइनस ये वैल्यू हमारी p आपने कॉमन कर लिया तो सिर्फ क्या बचा, a बचा, डिवाइडेड बाई p इंटू बी माइनस ए। तो ये p और p ये कैंसल्ड, मतलब इस चीज को आप और क्या लिख सकते थे, इसको आप x माइनस क्यू अपॉन p माइनस a अपॉन b माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं आप इस चीज को। देखिए ये फाइनली हमारी चीज किस फॉर्म में आ गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस क्यू अपॉन p माइनस a अपॉन b माइनस a। तो इसलिए ये हमने लिखा एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये पहले हमने लिख लिया 0 किस ड्यूरेशन में, यहां से हमने देख लिया q को इधर ले आए तो x माइनस क्यू अपॉन p, जब तक ये x माइनस क्यू अपॉन p की वैल्यू छोटी होगी किससे, a से, तब तक प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, दैट इज x माइनस क्यू अपॉन p माइनस a एंड डिवाइडेड बाई b माइनस a। ये हमारी किस रेंज में है प्रोबेबिलिटी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है जब तक, यहां से देखिए अगर हम इन दोनों लिमिट्स को लेकर चलें,
अगर आप यहां से देखें तो क्या कह सकते हैं आप, अगर आप इन दोनों लिमिट्स को लेकर चलते हैं, पहले हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज पी क्यू पी ए प्लस क्यू लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। क्यू को दूसरी तरफ कर लीजिए तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस क्यू ग्रेटर देन, यहां पर क्या चीज बची, पी ए। या फिर अगर आप सिर्फ यहां ए रखें तो क्या लिख सकते हैं हम, ए से बड़ी हो किसकी वैल्यू, एक्स माइनस क्यू अपॉन पी की वैल्यू ए से बड़ी हो। यह हमें इन दोनों से लिमिट क्या मिल गई कि एक्स माइनस क्यू अपॉन पी की वैल्यू ए से बड़ी हो। ऐसे ही अगर आप इन दोनों लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, ये जो लिमिट है हमारी दैट इज एक्स इज लेस देन पी क्यू पी बी प्लस क्यू, पी इंटू बी प्लस क्यू। यहां से फिर से क्यू को दूसरी तरफ लाइए तो एक्स माइनस क्यू, और ये अगर आप पी डिवीजन में ले लेंगे तो लेस देन क्या आएगी वैल्यू, बी। तो एक लिमिट ये मिली आपको और एक लिमिट ये मिली, मतलब x माइनस क्यू अपॉन पी की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और छोटी होनी चाहिए किससे, b से छोटी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने एफ एक्स ऑफ एक्स के इस एक्सप्रेशन में लिखा कि ये वैल्यू कब से कब तक के लिए है, जब तक x माइनस क्यू अपॉन पी इस चीज की वैल्यू हमारी क्या हो, a से बड़ी या उसके बराबर और छोटी हो किससे, b से। और तीसरा एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि इट इज 1 फॉर, या तो हम कहें कि x ग्रेटर देन पी बी प्लस क्यू, या यहां से भी लिख सकते हैं हम x माइनस क्यू अपॉन पी, एक्स माइनस क्यू अपॉन पी, इसकी वैल्यू जब हमारी बड़ी होगी या इक्वल होगी b से। तो ये हमारे पास एफ एक्स ऑफ एफ वाई ऑफ एक्स आ गया। अगर आप इसको इक्वेशन 2 मान लें और ये जो आपने लिख रखा है इसको अगर आप इक्वेशन 1 मान लें, ये जो आपने एफ एक्स ऑफ एक्स के लिए लिख रखा है, अब आप सिंपली इन दोनों को कंपेयर कीजिए, एफ एक्स ऑफ एक्स और ये एफ वाई ऑफ एक्स, दोनों चीजें दिख रही हैं। यहां जीरो है कांस्टेंट, यहां भी जीरो है। यहां जहां x था ये x चेंज हो गया x माइनस क्यू अपॉन पी से। ऐसे ही यहां जहां x था ये सिर्फ x की जगह पर देखिए यहां पर क्या आ गया, x माइनस क्यू अपॉन पी, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। जैसे वहां x माइनस ए था तो x की जगह पर ये वैल्यू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और कोई चेंजेस नहीं है। ये जो x की वैल्यू लाई करनी चाहिए थी a से b के बीच में, अब यहां पर x की जगह पर किसकी वैल्यू दिख रही है, सेम x माइनस क्यू अपॉन पी की वैल्यू दिख रही है। सिमिलरली थर्ड केस में भी आपको दिख रहा है कि ये 1 वैल्यू किसकी है, x ग्रेटर देन b के लिए, ये यहां पर आपको दिख रहा है x की जगह पर क्या आ गया, x माइनस क्यू अपॉन पी आ गया। तो इसलिए इन दोनों को देखकर आप फिर से क्या कह सकते हैं कि यहां से आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स माइनस क्यू अपॉन पी। अगर आपके पास एफ एक्स ऑफ एक्स है तो उस एफ एक्स ऑफ एक्स पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए, Q से शिफ्टिंग कीजिए और P से स्केलिंग कीजिए, या पहले P से स्केल करके फिर जो वैल्यू मिल रही है आप उसको Q से शिफ्ट कीजिए, तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, मतलब आपको हमेशा देखिए यहां पर स्केलिंग आप इसको और कैसे लिख सकते थे, x अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी, मतलब अगर आपको पहले शिफ्टिंग करनी है तो उस केस में शिफ्टिंग कितने से होगी, Q अपॉन पी से होगी। तो इसलिए पहले आप स्केल कर लीजिए फिर उसके बाद उसमें शिफ्टिंग कीजिए कितने से, Q से। तो ये हमारे पास रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसके लिए अगर आपको ax प्लस बी के फॉर्म में अगर चीज लिखी हुई है जिसको हमने px प्लस क्यू लिया, तो उस फॉर्म में आपको ये रिलेशन फॉलो होगा दोनों के CDF के बीच में। और ऐसे ही अगर आप PDF के लिए भी देखते तो PDF कैसे मिलता, दोनों का PDF भी आपके पास अवेलेबल है। अब ये पहले के केस में PDF था, मतलब ये fx ऑफ x है, यहां हमने fy ऑफ y जो लिया था fy ऑफ x, ये y लिया था सिंपली 2x। अब अगर हम इसी PDF को देखते, ठीक है, हम यहां पर देख लेते हैं इसको अलग से ही, दैट इज अगर हम इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स के PDF को कंपेयर करें, एक ही स्टेप में वहां से आंसर आ जाएगा आपका। जैसे ये आपका PDF है एफ एक्स ऑफ एक्स, जो A से B के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर था तो A से B के बीच में जो वैल्यू है इसकी एफ एक्स ऑफ एक्स, ये वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन बी माइनस ए। अब आपने लिखा कि जो x के रिस्पेक्ट में हमारे पास एफ वाई ऑफ एक्स आएगा, उस एफ वाई ऑफ एक्स में जो वैल्यूज है हमारी, वो वैल्यूज हमारी कैसे मिलेंगी हमें, ये वैल्यूज आपकी क्या हो गई हैं, ए एक्स प्लस बी, मतलब अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमारी पी एक्स प्लस पी ए प्लस क्यू से लेकर ये वैल्यू है हमारी पी बी प्लस क्यू के बीच में। और ये वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी हमें फाइंड करना होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर पी ए, क्योंकि आपने जिसको डिफरेंशिएट किया है उसका स्लोप यहां पर आएगा, तो जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है वो ये CDF है।
जिसका स्लोप कितना है 1/p टाइम्स b माइनस ए। तो इसलिए ये स्लोप आपने कितना प्लॉट किया 1/p टाइम्स b माइनस ए। तो इसका एरिया आपको दिख जाएगा, एरिया की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो यहां से अगर आप इसको लिखते तो यहां से क्या लिखते आप, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर आपको देखना है तो ये रिलेशन एक चीज तो दिख रही है आपकी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ए और बी के पॉइंट्स चेंज होकर क्या हो गए पी ए प्लस क्यू हो गए। तो इसलिए आप अगर रिलेशन देखें तो ये आप लिख सकते हैं एफ वाई ऑफ एक्स सी डी एफ इज इक्वल्स टू, वैल्यू में देखिए 1/p यहां पर डिवीजन में आया, ठीक है, मतलब p आपका डिवीजन में आया तो इसको आप लिख सकते हैं 1/p, और p के लिए भी आप क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ p लिख सकते हैं 1/mod ऑफ p एफ एक्स ऑफ x माइनस क्यू अपॉन p। जैसा रिलेशन वहां था वैसा ही रिलेशन आपको यहां भी दिख रहा है, तो ये चीज हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो किसके लिए देखा हमने y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू के लिए हमने देखा। तो इस टाइप से आपके पास जो भी रिलेशन आएगा उस रिलेशन को लेकर हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो अभी हमने बस इंट्रोडक्शन लिखा है, अब ये जो चीजें हमने देखी हैं इसी को हम फिर दूसरे तरीके से समझेंगे, और लेकिन जो रिजल्ट्स हम लिख रहे हैं ये रिजल्ट्स हमारे बिल्कुल फॉलो होंगे। तो ये रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखना है, ये जो आप लिखते हैं ये रिलेशन सीडीएफ के केस में सिर्फ किसके लिए वैलिड है जब ये चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए चीज हमारी अलग आएगी, वो चीज हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट अब इसमें हम अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस और उसको हम आगे कवर करते हैं।